So first we start JEE Advanced 2017 paper 1 of chemistry. It's a first question is multi-correct question, thermodynamics based question है. सबसे पहले question देखिए. An ideal gas is expands from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. The correct statement among the following is R. So it's given the work done of gas is maximum when compressed irreversibly from P2 V2 P1 V1 against a constant pressure. तो देखो हमें पता है कि अगर हम पीवी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम आता है मॉड वैल्यू में. ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस हुआ, ये आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोपोरिक, ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं. सो दिस फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक, देन इट इज आइसोथर्मल, देन इट इज एडियाबेटिक एंड लास्ट वन इज आइसोपोरिक. सो एरिया अंडर द कर्व से आप बता सकते हो कि मॉड वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम होता है. और क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इट्स गिवन वर्क डन ऑन द गैस, तो इसका मतलब वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई. अब वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो मॉड वैल्यू डायरेक्ट हटा देंगे तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम. सो डब्ल्यू आइसोबारिक फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम मैक्सिमम हो जाएगा, राइट. दूसरा ऑप्शन लिखा है, if the expansion is carried out freely it is simultaneously both isothermal as well as adiabatic. तो देखो अगर फ्री एक्सपेंशन है तो फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो उससे वर्क डन जीरो आ जाएगा. अब वर्क डन जीरो है तो Q इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू. अब देखो क्लियर है कि अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ, अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली Q जीरो हो जाएगा, तो ये एडियाबेटिक भी होगा. और इसका उल्टा चेक कर लो, अगर एडियाबेटिक हुआ तो Q जीरो होगा तो अपने आप डेल्टा यू जीरो आएगा तो आइसोथर्मल भी होगा. तो अगर स्टार्टिंग प्रोसेस एडियाबेटिक है तो Q जीरो होगा, Q जीरो होगा तो डेल्टा यू भी जीरो आना जरूरी है, ये आइसोथर्मल भी होगा. तो अगर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वो एडियाबेटिक जरूर होगा, और एडियाबेटिक है तो आइसोथर्मल जरूर होगा. सो इट्स इफ द एक्सपेंशन इज कैरीड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एडियाबेटिक, ये भी करेक्ट हो गया. थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, द वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू व्हेन एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 इन आइसोथर्मल कंडीशन. ये भी सही है, समझ आया. क्योंकि आप देखो आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबेटिक वाले वर्क डन से ज्यादा है, ठीक है. सो वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंड्स रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन as compared to expands reversibly from V1 to V2 in isothermal condition. आइसोथर्मल का वर्क डन एडियाबेटिक से ज्यादा होगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया आपके लिए, राइट. ध्यान से देख लो, मैंने इसलिए पीवी ग्राफ साथ में बना दिया है. एंड देन द लास्ट ऑप्शन इज गिवन द चेंज इन एनर्जी ऑफ गैस इज जीरो if it is expands reversibly from T1 to T2 and positive if it expands reversibly under adiabatic condition. तो देखो अगर हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो जीरो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू जीरो बन जाएगा तो W इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा. और क्वेश्चन में देखो ध्यान से गिवन है एक्सपेंशन, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा. एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसका मतलब W जो है वो नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर W इज इक्वल टू डेल्टा यू. ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. क्लियर, ठीक है ना. तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ABC. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ABC. इसका स्टेटमेंट नंबर डी इनकरेक्ट हो गया. क्यों डी इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि अगर वहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नॉट पॉजिटिव.
आइसोथर्मल में 0 आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर। Then to the next question, it's given for a solution formed by mixing liquid L and M. The vapor pressure of L is plotted against the mole fraction of M in the solution is shown in the following figure. Here XL and XM are the represent the mole fraction of L and M respectively. The correct statement applicable for the system. तो देखो सबसे पहले इस ग्राफ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर यहाँ से इसको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूँ, क्योंकि ये ग्राफ देखो ऐसे ओवरलैप कर देगा एक पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो XM की वैल्यू 1 है, तो यहाँ XL की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ XL की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो Z पॉइंट है ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L रिप्रेजेंट करने लगेगा, और ये जो लाइन बनी हुई है ये हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी PL इज इक्वल टू XL इंटू PL नॉट। अब देखो यहाँ पे PL की वैल्यू ग्रेटर देन द आइडियल वैल्यू दे रखी है, ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर हुआ, बिकॉज ग्राफ के हिसाब से PL की वैल्यू ग्रेटर देन XL इंटू PL नॉट है, तो इससे पता है क्या पॉजिटिव डेविएशन। और जहाँ पॉइंट Z पे पहुंच रहे हैं वहां पर देखो जो पॉजिटिव डेविएशन है, जो डेविएशन है वो बचा नहीं है, वो आइडियल बिहेवियर से ओवरलैप करने लगा है, तो मतलब क्लोज टू आइडियल बिहेवियर पहुंच जा रहे हैं। अब ऑप्शंस पढ़ लो। पहले ऑप्शन लिखा है पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M, ये तो इनकरेक्ट हो गया। पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M, ये ठीक है। एंड ग्राउंड लॉ इज ओबेड व्हेन XL टेंड्स टू 1, ये करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड M, ये बेकार की बात हो गई। Attractive intermolecular forces between LL and pure liquid L in MM in pure liquid M is stronger than between L and M mixed in the solution, ये ठीक हो गया, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन ऑफ AA एंड DB AB से ज्यादा होता है, तो उसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे B एंड D। समझ आया? पॉजिटिव डेविएशन से पता चल गया कि ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी एंड डी। पहले हमने ग्राफ को ग्राउंड फ्लो से कंपेयर करा तो हमें पता चला पॉइंट Z जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ देख के पता चल रहा है, और लास्ट में पता चल गया जब पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड AA का वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा, सॉल्यूशन के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से ज्यादा रहेगा। तो आसानी से हम बता सकते हैं कि LL और MM का जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो LM के इंटरेक्शन से ज्यादा रहेगा पॉजिटिव डेविएशन की वजह से, तो उसका करेक्ट आंसर डी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सो एसिड HClO4 एंड HClO इज, तो उसने पूछा था सेंटर एटम ऑफ बोथ इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो ये क्वेश्चन अभी दूसरी तीसरी बार आ रहा है, इसको ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। HClO4 में ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और HClO का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें 3 लोन पेयर आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगा। एक सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर से sp3 HCl होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड भी ऐसे sp3 HClO4 में। HClO4 is more acidic than HClO because of the resonance stabilization of anion, ये भी सही है। इसका आप एनाइन ड्रॉ कर लो, ये माइनस चार्ज जो है वो चारों ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में आएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HClO4 इज हायर। नेक्स्ट पॉइंट में देखा है HClO is formed when the reaction between Cl2 and water takes place, ये गलत हो गया। क्लोरीन और वाटर की रिएक्शन जब होती है तो इससे फॉर्म होता है HCl एंड HClO, तो स्टेटमेंट नंबर सी रॉन्ग हो गया। और कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन वाटर, वो सही है क्योंकि HClO4 एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो कॉन्जुगेट बेस अपने आप वीक हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन वाटर, ये ठीक है क्योंकि HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस अपने आप वीक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा ए, बी एंड डी। सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। Clear? Then to the next question. The color of H2 molecule of group 17 element changes gradually from yellow to violet down the group. This is due to the fact. So it's given the physical state of H2 at room temperature changes from gases to solid state down the group. ये statement तो सही है क्योंकि F2 and Cl2 जो है वो gases होते हैं, Br2 liquid होता है और I2 जो है volatile solid हो जाता है। अगर physical state की बात करेंगे F2 and Cl2 gases होते हैं, Br2 liquid होता है रूम टेम्परेचर पे,
और I2 जो है वो वोलेटाइल सॉलिड है। बट इसका कलर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट आंसर नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल। दौड़ने के क्वेश्चन में इस बात का बहुत ध्यान देना होता है। बहुत बारी चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दिस इज ड्यू टू। तो फिजिकल स्टेट उसकी सॉलिड लिक्विड गैस है या क्या है, इससे उसके कलर का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कलर ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल। तो अगर कलर को कंपेयर करना है तो उसका फिजिकल स्टेट से कोई रिलेशन नहीं होता, इस वजह से उसे आगे कनेक्ट नहीं करना है, तो ये स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो गया। उसका लिखा है डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। ये भी स्टेटमेंट सही है, डाउन द ग्रुप कहेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते हुए जाती है, बट इसका भी कलर से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरे स्टेटमेंट लिखा है डिक्रीज इन पाई एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग गैप डाउन द ग्रुप। ये सही है, क्योंकि मैं सिर्फ F2 के लिए चीज लिख के दिखा देता हूँ आपको। F2 के केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड है और जो पाई एंटी बॉन्डिंग गैप है वो बस फिल करके लिख लो इसमें। उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, पाई 2py, सॉरी सिग्मा 2pz2 पहले आएगा, 40 से ऊपर वाला केस है, तो सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz ये वैकेंट है। तो यहाँ पे जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है, और जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट इज पाई एंटी बॉन्डिंग 2px लिख लो या पाई एंटी बॉन्डिंग 2py लिख लो, क्योंकि दोनों बराबर एनर्जी है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px से पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में अगर जंप करके वापस आए और जो वेवलेंथ इमिट हुई वो अगर विजिबल रीजन को बिलोंग करेगी तो कलर चेंज आ जाएगा। तो गैप जो है वो पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंगली कलर वेरी करेगा। ये स्टेटमेंट सही है। और वही जो ऊपर वाला स्टेटमेंट सी लिखा है वही स्टेटमेंट डी है, क्योंकि इसमें जो पाई एंटी बॉन्डिंग है वो हमारे लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर सी एंड डी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर सी एंड डी। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें केवल क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट लिखे हुए हैं, बट ड्यू टू पूछा गया इसलिए आंसर ए और बी इसका नहीं मार्क करना है। तो इनऑर्डिनरी के क्वेश्चन में इस बात का बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें आदत होती है करेक्ट स्टेटमेंट में हम टिक मार देते हैं और फिर उसे मार्क कर देते हैं। सो बी वेरी केयरफुल एट दिस प्लेस जहाँ पे एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो स्टेटमेंट ए एंड बी आर नॉट एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन, वो दोनों ऑप्शन छोड़ने हैं, इसका आंसर सी एंड डी मार्क करेंगे। अगर स्टेटमेंट के टर्म में देखोगे तो ए और बी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ हेलोजेंस, सो वी वोंट मार्क दोज आंसर्स। तो इसका आंसर लिखेंगे सी एंड डी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन addition of aqueous ammonia to the pink color aqueous solution of MCl2.6H2O X and NH4Cl gives an octahedral complex Y in presence of air. In aqueous solution, complex Y behaves as 1:3 electrolyte. The reaction of X with excess of HCl at room temperature results in the formation of a blue color complex Z. The calculated spin only magnetic moment of X and Z is 3.87. देखो ये एक important clue है। तो सबसे पहले इसी क्लू से टैकल कर रहे हैं, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता चल गया। मैग्नेटिक मोमेंट हमारे लिए दिया हुआ है रूट ऑफ Nn+2, और ये वैल्यू अपने को 3.87 बोर मैग्नेटॉन दे रखी है, तो उससे हमें डायरेक्ट पता चल गया कि 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है। राइट। अब जब 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, that is 3 ampere electron, then the possible configuration is either D7, और D3। दो ही तरीके से 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन ला सकते हो। अगले केस में लिखा हुआ है कैलकुलेटेड, जबकि y के लिए ये चीज 0 दे रखी है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ x एंड z इज 3.87 एंड y इट इज 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो y है वो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो जा रही होगी, तभी एम्पियर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। तो D3 में पेयरिंग अलाउड नहीं है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन D7 होगा। ठीक है। अब D7 में भी देखो, आपको पता है कि केवल 3D सीरीज होती है जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का इफेक्ट होता है। हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का इफेक्ट नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्लू है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक्स और जेड का वो 3.87 है,
और जबकि इट इज 0 फॉर वाई, इसका मतलब जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये सर्टेनली 3D सीरीज हो जाएगी। तो जब 3D7 कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो सर्टेनली जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कोबाल्ट होगा, क्योंकि D7 कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट के लिए होता है। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला दिया हुआ है सबसे पहले, COCl2.6H2O। तो उसका मतलब जो हमारा स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स X है दैट इज COH2O होल 6Cl2, ये आपका स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स है। और इसकी NH4Cl से रिएक्शन कराने के बाद हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसमें वाटर रिप्लेस होकर अमोनिया आ जाएगा, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और साथ में देखो थ्रू ऑक्सीडेशन है, ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर दिया हुआ है, तो उसका मतलब कोबाल्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कोबाल्ट 3+ में जाएगा। और उसका देखो आगे क्लू भी है कि जो कॉम्प्लेक्स वाई है उसका बिहेवियर देखो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट की तरह से। तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट की तरह से इसका मतलब क्लोराइड आयन 3 बनाने हैं। तो ये कंप्लीट हिंट है हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स Cl3 कन्वर्ट कर देना है, तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया, ये कोबाल्ट +2 ऑक्सीजन स्टेट में था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद लिखा है द रिएक्शन ऑफ X विद एक्सेस HCl एट रूम टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स Z। अब ये सबसे ट्रिकी सवाल था, क्योंकि कोबाल्ट का जो क्लोराइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और आपको मैग्नेटिक पॉइंट 3.87 दे रहा है, इससे कंफर्म पता चल रहा है कि ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Z जो होगा दैट इज COCl4 2-, ये आपका Z होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि Cl से रिएक्ट करा रहा हो तो क्लोराइड कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। द कैलकुलेटर्स पे नंबर दे रखे, बाकी आंसर्स आपको चेक करने, तो पहले आपने कॉम्प्लेक्स XYZ आइडेंटिफाई कर लिए, ये आपका 1:3 इलेक्ट्रोलाइट Y दिया है तो वो हमने वेरीफाई कर लिया है। कलर्स आपको अलग अलग मेंशन्ड है। ठीक है, अब चेक करना शुरू करो। तो पहले केस में लिखा है एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू Y gives only 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 1:3 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो हमारे पास 1:3 कॉम्प्लेक्स की वजह से 3 क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट होने चाहिए थे, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। हाइब्रिडेशन ऑफ Y इन द सेंट्रल एटम इज D2sp3, ये करेक्ट है। तो Z is tetrahedral complex, ये भी सही है। When X and Z are in equilibrium at 0 degree Celsius, the color of the solution is pink। अभी ध्यान से देखो कि अगर हम X और Z का इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो जो X है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और Z जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और आप सब जानते हो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे पता चला? डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो गई, इक्वल होती है लगभग। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होती है। इतनी बात समझ गए मैंने? तो जब हमारा एक्स जेड से ज़्यादा स्टेबल है तो उसका मतलब एक्स से जेड जाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका रिएक्शन का टाइप अगर लिखेंगे तो डेल्टा एच पॉजिटिव का केस हो गया। डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो जो कलर है वो चेंज होगा पिंक से ब्लू। कलर चेंज हो जाएगा पिंक से ब्लू। लेकिन आप टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है इस क्वेश्चन में, यानी कि लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो कलर पिंक आ जाएगा। एकदम सही स्टेटमेंट हो गया। तो इसके आंसर्स अगर लिखेंगे तो इसमें स्टेटमेंट ए केवल इनकरेक्ट है, आंसर इसका हो जाएगा बी, सी एंड डी। क्लियर? इसका आंसर हुआ बी, सी एंड डी। So then next question is question number 24. It's given the IUPAC name of the following compound. तो देखो जनरली IUPAC नेम जो है वो यूनिक होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, बट दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। एंड यू नो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं उनके कॉमन नेम्स को भी IUPAC नेम की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसी वजह से इसको मल्टी करेक्ट में सेटल किया है। उसका ऑप्शन देखोगे तो
इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी समझ सकते हैं और डेरिवेटिव ऑफ टॉलुइन भी समझ सकते हैं। तो अगर इसको बेंजीन डेरिवेटिव की तरह नॉमेनक्लेचर करोगे तो इट बिकम्स 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन, और अगर टॉलुइन डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करेंगे तो इट इज 4-chlorotoluene। दोनों तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो उसका आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा ANP। ठीक है, मतलब एक बार इसको डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन समझ लो और एक बार डेरिवेटिव ऑफ टॉलुइन समझ लो। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन के टर्म में डील करना है तो एक बार बेंजीन डेरिवेटिव की तरह नॉमेनक्लेचर कर देना और एक बार टॉलुइन डेरिवेटिव की तरह नॉमेनक्लेचर करना है। So its answer is A and B. Okay. Then to the next segment. This is question number 25. It's given the correct statement regarding the following addition reactions. आपको पता है Br2CCl4 या Br2 क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जो है वो एंटी एडिशन होता है। तो ये जो रिएक्शन का टाइप है वो एंटी एडिशन होगा। टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंटी एडिशन। तो सबसे पहले देखो ये वाला केस हमारे पास ट्रांस एल्कीन है और ये वाली एल्कीन सिस एल्कीन है। ठीक है, तो सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन होने के बाद ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा और ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन होने के बाद ये मेसोफॉर्म क्रिएट होगी। सबसे पहले आपको एक क्लिक करना चाहिए, और तो ये बहुत ऑब्वियस बात है लेकिन ध्यान रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले पार्ट में पूछा O एंड P आर आइडेंटिकल, ये तो गलत हो गया। O एंड P आर एक्चुअली एनेंटियोमर्स। तो O एंड P जो है वो एक्चुअली में एनेंटियोमर्स हैं, क्योंकि O एंड P मिक्सचर जो है वो रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। तो O एंड P आर एनेंटियोमर्स। ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट हो गया। बी में लिखा है M एंड O एंड N एंड P आर टू पेयर ऑफ डायस्टियोमर्स, ये बिल्कुल ठीक है। एम और एन सेम है, उनमें से किसी को भी ओ और पी के साथ लिखोगे तो वो डायस्टियोमर एक पेयर बनेगा, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर बी इसका करेक्ट हो गया। तीसरे ऑप्शन लिखा है एम एंड ओ एंड एन एंड पी आर टू पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, ये गलत हो गया क्योंकि केवल ओ एंड पी एनेंटियोमर है। लास्ट में लिखा है ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शंस, एकदम सही है। एंटी एडिशन वर्कआउट कर रहा है, तो उसका आंसर डी भी करेक्ट हो गया। तो उसका आंसर विल बी बी एंड डी। आंसर विल बी बी एंड डी। ओके, चलो। Then the next question is numerical based question. It's given a crystalline solid of pure substance has face-centered cubic structure of cell length of 400 picometer. Density of the crystal is 8 gram per centimeter cube. Then the number of atoms present in 256 gram of crystal is n into 10 to the power 24. Then the n is, तो सबसे पहले आपको निकालना है सब्सटेंस का मोलिकुलर मास, क्योंकि जैसे मोलिकुलर मास आ जाएगा तो मास में मोलर मास से डिवाइड करके मोल आ जाएगा, अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई एन ए इंटू 4 बाई ए क्यू। ये फेस सेंटर क्यूबिक की डेंसिटी हो गई। यहाँ से यूनिट्स के साथ पुट करोगे तो डेंसिटी 8 दे रखा है। मोलिकुलर मास बाई एन ए आपको निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ, और साइड लाइन दे रखी है 400 पिकोमीटर। तो यू कैन राइट इट एज 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से m अपॉन एन ए की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगी 2 इंटू 4 क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी 256 बाई एम इंटू एन ए। सो सिंपली 256 बाय 2 इंटू 4 क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 की वैल्यू बनेगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 256 बाय 2 इंटू 4 क्यूब इंटू 10 टू द पावर 24। और आपको क्वेश्चन में ये चीज़ n इंटू 10 पावर 24 दी गई और n की वैल्यू केवल रिपोर्ट करनी है, तो वैल्यू ऑफ n विल कम आउट टू बी 2। इससे यहाँ पे n की वैल्यू 2 बता देंगे, सिर्फ कंपेयर करना रह गया। जस्ट कंपेयर n इंटू 10 पावर 24 एस 256 बाई 2 इंटू 4 क्यूब, तो ये वैल्यू केवल 2 बचेगी। ठीक है, उसका आंसर जो हो जाएगा हमारे लिए दैट विल बी 2। Next question is the conductance of 0.001 m aqueous solution of weak monobasic acid was determined by using conductivity cell containing platinum electrode. The distance between the electrode is 120 centimeter and the area of cross section is 1 centimeter square.
The conductance of the solution was found to be 5 into 10 to the power minus 7 Siemens. The pH of the solution is 4. The value of limiting molar conductivity of this weak monobasic acid in the pH acidic solution is this. आपको Z रिपोर्ट करना है. तो देखो सबसे पहले आपको जो कंडक्टेंस है सॉल्यूशन के उसमें सबसे पहले आप कप्पा निकालोगे. फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए. पहले कंडक्टिविटी चाहिए सॉल्यूशन से. कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए. यहाँ से देखो कंडक्टेंस दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और एल दे रखा है 120 और दिस इज 1. इतने सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स पहले कप्पा बना. यहाँ से लैम्डा एम की वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज कप्पा इंटू 1000 बाई एम. So this value is 5 into 10 to the power minus 7 into 120 by 0.0015 into 10 to the power 3. ये देखो 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका लैम्डा एम आ जाएगा. ओके. अब यहाँ से अगर हम अल्फा निकालेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट एल्यूशन. राइट. और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होती है दैट इज सी अल्फा. और ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से पीएच दिया है 4 तो दिस इज 10 टू द पावर माइनस 4. यहाँ से पहले अल्फा निकालो तो 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.0015. so this is nothing but 1/15. अब अल्फा की जगह 1/15 पुट करो. लैम्डा एम आप ऑलरेडी 40 निकाल चुके हो. लैम्डा एट इनफाइनाइट एल्यूशन निकालना है. यहाँ से लैम्डा एट इनफाइनाइट एल्यूशन आ जाएगा 600. इसको कंपैरिजन करेंगे तो इट्स गिवन Z into 10 to the power Z into 10 to the power 2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल. यहाँ से आपको लैम्डा एट इनफाइनाइट एल्यूशन लिखना है. यहाँ से Z की वैल्यू कंपेयर करके लिखेंगे तो 6 आ जाएगी. वैल्यू ऑफ Z अगर आप कंपेयर करके लिखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 6. ठीक है. So answer becomes 6. Then to the next question is question number 28. The sum of number of lone pair of electron on each central atom in the following species. उनके पास फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. सबसे पहले टेलेरियम दे रखा है. टेलेरियम की फैमिलीज ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम होता है. तो ऑक्सीजन फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 माइनस चार्ज आपने दे रखा है. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 6 ब्रोमीन के साथ इसने बॉन्डिंग कर रखी है. ठीक है. तो इट्स बॉन्डेड विद 6 ब्रोमीन. तो इसको हम लोग 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे. तो उसमें एक लोन पेयर आ जाएगा. sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की तरह ट्रीट करेंगे. दैट्स गिवन Br F2+. ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है. एक प्लस करने से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे हम लोग फ्लोरीन के साथ. तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे मतलब 2 लोन पेयर की तरह काम करेगा. ठीक है. तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी Br F2+, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर. sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरह ट्रीट करेंगे. इस पर 2 माइनस चार्ज था. इसके बाद SnF3 लिखेंगे तो ये सल्फर है. इसका नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड करना है और 3 फ्लोरीन बॉन्ड करनी है. तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो आपने पहले 3 फ्लोरीन बॉन्ड कर दिए. ठीक है. अब इसके बाद आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे. तो उसको सल्फर के साथ ट्रिपल बॉन्ड कर दें. समथिंग लाइक दिस. नेक्स्ट केस जेनॉन के लिए बना लो. तो जेनॉन के केस में देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए. यहाँ 0 लोन पेयर हो गए. जेनॉन का केस ड्रॉ करेंगे तो जेनॉन एक माइनस चार्ज की वजह से 9 इलेक्ट्रॉन हुए. तो हमारे पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें.
ठीक है, अब 3 ही लोन पेयर बनेंगे, दिस इज द केस। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर का केस बनेगा। और द मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट वो आपको नहीं चेक करना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। तो 3 फ्लोरीन हम लोग बनाएंगे और 3 लोन पेयर बनाएंगे। तो वी हैव टू ड्रॉ एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर और 3 फ्लोरीन बनाएंगे। इट इज समथिंग लाइक दिस। ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट करनी पड़ेगी सिग्निफिकेंटली, ताकि एंगल बिटवीन टू लोन पेयर 90 डिग्री से ज़्यादा बना रहे। तो अगर एंगल बिटवीन टू लोन पेयर 90 डिग्री से कम होगा, देन इट विल बी अ ट्रबल। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको इधर बनाओ। और तो हमसे ज्योमेट्री नहीं पूछी गई है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें 3 लोन पेयर काउंट कर लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो हो जाएंगे, ऑल्दो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये 6 हो जाएगा। इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे 6। मतलब देयर वाज नो नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर इवन, आप केवल सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करके बॉन्ड पेयर हटा देते तो आपको लोन पेयर पता चल जाना था। जैसे टेलेनियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 माइनस से 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 ब्रोमीन के पास गए तो एक लोन पेयर बचा। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 प्लस से 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए ब्रोमीन के साथ, तो अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 2 लोन पेयर। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेंगे और 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनेंगे, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। एंड द लास्ट केस जेनॉन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 माइनस से 9 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, 6 बचे, तो 3 लोन पेयर। आप सिंपल मतलब कैलकुलेशन से भी कर सकते थे, देयर वाज नो नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बना दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए स्ट्रक्चर वाइज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 is given H2 He2 plus Li2 plus Be2 plus B2 C2 L2 O2 minus and F2 the number of diamagnetic species। तो पहले सब फटाफट डायमैग्नेटिक लिख डालो। H2 लिखेंगे तो ये आपका डायमैग्नेटिक आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 लिख लोगे ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन लिखते चलना है साथ में। He2 प्लस लिखेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक आएगा, हम पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। Li2 लिखेंगे तो ये डायमैग्नेटिक। Be2 लिखेंगे तो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसको आप डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर आप केवल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो इसको डायमैग्नेटिक काउंट कर सकते हैं। आईआईटी ने इसकी लिबर्टी दी थी, ऑल्दो बाद में सवाल बोनस हो गया था, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं बनी, क्योंकि किसी सेट ऑफ पेपर में सही से प्रिंट नहीं था। आई थिंक किसी पेपर 1 के सेट या 2 के सेट में, किसी एक सेट में इसकी प्रिंटिंग प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसको बोनस कर दिया गया था। अदरवाइज इसके आंसर्स के टर्म में आईआईटी ने दोनों लिबर्टीज दी थी। जब तक ये बोनस वाला केस नहीं बना था, उसके पहले जब आंसर आईआईटी ने दिया था, तो दे हैव कंसीडर्ड बोथ द ऑप्शंस करेक्ट। बी टू को अगर किसी ने डज नॉट एग्जिस्ट कंसीडर करते हुए नहीं लिखा डायमैग्नेटिक में, तो भी आंसर सही था, और अगर आप बी टू को डायमैग्नेटिक कंसीडर करते हुए भी लिखते हैं तो भी आंसर करेक्ट कर दिया था। बट अभी मेरे रूल के हिसाब से बी टू को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बी टू पैरामैग्नेटिक होता है, आप पहले से जानते हो। इसके बाद सी टू और एन टू, ये दोनों डायमैग्नेटिक हैं। अब आपको देखो ध्यान से समझ आ रहा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डायरेक्ट लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इन सबको वहाँ पे बना के आंसर लिखा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक काउंट करने हैं अपने को, 1 2 3 4 5। तो आई ने इसका आंसर 5 एंड 6 दोनों कंसीडर कर लिया था। जिसने BE2 को इंक्लूड करा था उसका भी आंसर सही था, और जिसने इंक्लूड नहीं किया था उसका भी आंसर सही था। इसका आंसर हमें 5 लिखना था। आई ने इसका आंसर पहले 5 और 6 दिया था, बाद में किसी सेट ऑफ पेपर में इसका क्वेश्चन मिसप्रिंट होने की वजह से इसको बोनस कर दिया था। ठीक है, then comes question number 30। question number 30 is given among the following the number of aromatic compounds। तो बस इसमें भी देखो फटाफट एरोमेटिसिटी चेक करते हुए लिखते जाना। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है, मैं सिंपल से लिखे देता हूँ। Na को लिख रहा हूँ नॉन एरोमेटिक, A मतलब एरोमेटिक और डबल A मतलब एंटी एरोमेटिक। ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक के लिए सिंबल लिख रहा हूँ, और ये एंटी एरोमेटिक के लिए लिख रहा हूँ। और तो क्वेश्चन में केवल एरोमेटिक पूछा है, तो आप वो इक्वल चेक कर सकते हो। दूसरे वाले केस में देखो तो ये माइनस चार्ज है, तो दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक। 4 सिग्मा 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन द रिंग हो गए। अगले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो एरोमेटिक हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ही नहीं रिंग में, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हैं तो एरोमेटिक हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हैं तो एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हैं, एरोमेटिक हो गया। इसमें ये वाली रिंग एरोमेटिक है,
तो ये वाला पाई बॉन्ड है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये रिंग में कंप्लीटली डीलोकलाइज नहीं है, रिंग में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन केवल ये इधर वाले हैं, तो उसको एरोमेटिक ही काउंट करेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज है इसलिए एरोमेटिक है। एक्स्ट्रा वाला जो पाई बॉन्ड है वो इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज तो है, बट वो रिंग करंट बनाने में हेल्प नहीं कर रहा, कंप्लीट रिंग में डीलोकलाइज नहीं है। एंड देन द नेक्स्ट केस इफ यू चेक, उसमें भी सेम लॉजिक से चेक कर लो। ये रिंग और ये रिंग देखो आपको एरोमेटिक दिख रही है, तो यू कैन राइट दिस वन इज आल्सो एरोमेटिक। ये आपका एरोमेटिक के केस हो गए। अब आपको एरोमेटिक वाली काउंटिंग करनी है, तो नंबर ऑफ एरोमेटिक यू हैव टू काउंट, तो दिस इज 1 2 3 4 5। आपका आंसर इसका 5 रिपोर्ट करना था। समझ गए एरोमेटिक? 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन द रिंग चेक किया जाता है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इन रिंग। अगर ये चीज़ चेक हो जाती है तो दिस कन्फर्म्स एरोमेटिक। तो किसी भी सिस्टम में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में डीलोकलाइज होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज एन एरोमेटिक रिंग। इसके बाद देखिए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ में मैचिंग फिट करते हुए आंसर लिखना था, बस क्वेश्चन को थोड़ा देखना है बस, अदरवाइज बहुत सीधा क्वेश्चन है। So it's given the wave function psi NLM is mathematical function which depends on the spherical polar coordinates r theta phi of the electron characterized by the quantum number NLM। अब आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, थीटा को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं और फाई को एजिमुथ बोलते हैं। अदरवाइज आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में जानते हो r जो है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है, थीटा लाइन ज्वाइनिंग न्यूक्लियस का जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है, और फाई जो है वो इस लाइन का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। ठीक है, और दो उतना नीड नहीं है। जेड एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको, और ए नॉट जो है वो बोर रेडियस है। आप ग्राफ देखो और आप एक एक करके चेक करते जाओ। तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल दिया हुआ है। अच्छा, नीचे पहले क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। तो उसने पूछा फॉर द गिवन ऑर्बिटल कॉलम 1 द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो आपको कॉम्बिनेशन चेक करने, एक बार पहले वेव फंक्शंस पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इस वाले वेव फंक्शन को देखो, तो इसमें देखो आर का टर्म नहीं है, एक कांस्टेंट है और ई पावर फंक्शन है, तो ये सर्टेनली एस का फंक्शन है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा भी नहीं आ रहा और फाई नहीं आ रहा, तो फिर थीटा और फाई दोनों से इंडिपेंडेंट है, तो फंक्शन एस का हुआ। और इसमें देखो कि हमारे पास जो आर की फंक्शन है वो पावर 0 है, तो n माइनस वन जीरो मतलब n 1 हो गया, तो यानी ये 1s का फंक्शन लिखा हुआ है। दूसरे वाले केस में ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो cos थीटा कॉम्पोनेंट आ रहा है, इससे पता चल गया ये z कॉम्पोनेंट का प्लॉट है। r पावर 0 देखो कॉमन है, तो इससे r पावर 1 यहाँ पे कॉमन दिख रही है, तो ये r पावर 1 मतलब r पावर l होता है, तो t का ग्राफ हो गया, तो इससे पता चल गया कि ये सर्टेनली pz है। ठीक है, और अगर इसका n भी डिफाइन करना है तो वो भी आप देख सकते हो, r पावर 1 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये 2pz का फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, बस अब बाकी जो डेटा है उसको भी हम लोग काइंडली चेक करते हुए चलेंगे, जो जो ऑप्शन आते जाएंगे उसको चेक करते जाएंगे। और इस वाले प्लॉट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड हम लोग 1 लिख सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन देखिए पहले हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है जो डेटा गिवन है उससे। एक इन्फॉर्मेशन, ये 1s का प्लॉट है, यहाँ रेडियल नोड 1 है, और ये 2pz का फंक्शन है, जितना हमने पहले चेक कर लिया। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो यहाँ लिखा है मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, तो ये एस फंक्शन एस ऑर्बिटल के लिए होता है, क्योंकि साई स्क्वायर की वैल्यू न्यूक्लियस पे मैक्सिमम केवल एस के लिए आती है, तो ये एस ऑर्बिटल के लिए ट्रू होगा। ठीक है, करें स्टार्ट बताना। तो अब देखो उसने सबसे पहले केस में लिखा है 1 2s। अब ध्यान से चेक करते चलो, सबसे पहले 1 मतलब 1s ऑर्बिटल, 1 रेडियल नोड तो गलत हो गया। 1s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होता है? 0। अगर फॉर्मूले लिख देने तो यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रेडियल नोड जो होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n माइनस एल माइनस 1। और फंक्शन का टाइप भी मैंने आपको बता दिया, साई का जो फंक्शन होता है, साई आर के फंक्शन की बात लिख देता हूँ। अगर केवल अगर साई आर का फंक्शन लिखेंगे, ये कांस्टेंट इंटू आर पावर एल इंटू पॉलिनोमियल ऑफ n माइनस एल माइनस 1 ई पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ऐसा फंक्शन होता है। अगर आपको कंपेयर करना याद नहीं आ पा रहा तो ये साई आर का फंक्शन होता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं। एस ऑर्बिटल का जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है, थीटा एंड फाई। और जो जेड कॉम्पोनेंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई होता है।
z component of wave function या z component of orbital अगर लिखेंगे is independent of s orbital independent of theta and phi है और z component independent of थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ फाई होता है। तो हमारे पास देखो cos थीटा फंक्शन था उससे z डिफाइन कर लिया तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो गया। फिर लिखा है 4 4 में लिखा है 3z² तो उसका एक्स वाई नोडल प्लेन होता ही नहीं है क्योंकि इसके नोडल प्लेन जीरो होते हैं। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज जीरो ओवर हियर। dz² में दो एंगुलर नोड होता है बट नोडल प्लेन जीरो होता है तो उसका 4 से 4 नहीं मैच करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। इट्स गिवन 2 p तो 2s के लिए एक रेडियल नोड और p फंक्शन एकदम मैच कर रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसका आंसर अगर रिपोर्ट करेंगे तो सी हो गया। और लास्ट में लिखा है 3 p तो 3 is 2pz 3 वाला मैच कर रहा है 2pz बट अगर उसके लिए p 2pz के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालोगे तो उसके अगर नंबर ऑफ रेडियल नोड लिखेंगे यहाँ पे तो n-l-1 करेंगे अगर हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 -1 -1 यानी 0। उसका रेडियल नोड 0 इसलिए p से मैच नहीं हो सकता। ये आपके नंबर ऑफ रेडियल नोड लिखा है मैंने तो नंबर ऑफ रेडियल नोड इज 0 फॉर दिस तो उसका ग्राफ p से मैच नहीं करेगा तो उसका आंसर सी करेक्ट हो गया। अगले ऑप्शन लिखा है फॉर द हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज तो देखो सबसे पहले 1 1 दिया है तो 1 1 से तो मैच कर रहा है 1s के ऑर्बिटल वो सही है। अब केवल एस चेक करना है तो एस में लिखा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n equal to 2 to n equal to 4 is 27/24 times the energy for to excite the electron from n equal to 2 to n equal to 6। तो 2 से 4 जाने की एनर्जी और 2 से 6 जाने की एनर्जी का डिफरेंस लिखना है। तो एनर्जी अगर 2 से 4 जाने की लिखेंगे तो इसका गैप लिख दो ये सीधे सीधे तो थर्ड ऑर्बिट के लिए सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी 3.4 एनर्जी का डिफरेंस पूछा है एनर्जी सो 3.4 एंड फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी इज 0.85 तो ये वैल्यू 2.55 बन जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं या अगर आप पूरा सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो क्योंकि रेशियो ही लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्विंग में भी। तो 13.6 z² तो 1 हो गया इंटू 1/2² माइनस 1/4²। और एनर्जी अगर 2 से 6 पूछी गई है तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.6 इंटू 1/2² माइनस 1/6²। ठीक है, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो 13.6 इंटू 3/16 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इंटू ये आ जाएगा 8/36। आप पहले इतना चेक करके देख लो। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है सो एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस टू दिस is 27/32 times of energy needed this तो energy of 2 to 4 by energy of 2 to 6 अगर लिखेंगे रेशियो में ये आ जाएगा 3/16 इंटू 36/8। ये सॉल्व करके लिखना है आपको। ये 27/32 ही आ जाएगा। ये मैच कर रहा है इसका मतलब ये आंसर सही है तो 111/s इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हम लोग ए लिख देंगे। बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं तो आप ऐसे ही चेक करते जाओ। 2 1 क्यू चेक कर लो पहले तो 2 is 2s वो 1s से मैच नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन दे रखा 1 1 p 1 1 तो सही है बट रेडियल नोट 0 होते हैं ये भी इनकरेक्ट हो गया। एंड द लास्ट ऑप्शन इज गिवन 1 4 r ये भी गलत है। एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन नहीं हो सकता 1s के लिए तो 1 4 r भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड में गिवन है फॉर He प्लस एन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। पहले केस में लिखा हुआ है मान लिया 1 1 r तो ये सही है आपके लिए। देखो 1 1 से मैच कर रहा है 1s के साथ और r भी मैच कर जाएगा क्योंकि ये ग्राफ s ऑर्बिटल के लिए करेक्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ मैच करेगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम एट न्यू प्लेस इज करेक्ट सो 1 1 r इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 2 2 q तो 2 2 तो सही है बट
और क्यू चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस, तो ये भी सही हो जाएगा 1/a0 पावर 3, क्योंकि जो फंक्शन का टाइप होगा वो एस का ऊपर वाले फंक्शन की तरह टाइप रहेगा z/a0 पावर 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/a0 पावर 3 से मैच कर जाएगा। ये भी करेक्ट हो गया, राइट। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखो दे रखा है उसने 1 3 r, तो थर्ड ऑप्शन के लिए देखो 1 और 3 मैच कर ही नहीं सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया, पहले ही वो पता चल गया। 1s के लिए 3 वाला फंक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें cos थीटा कॉम्पोनेंट आ रहा है, तो 1 3 हो ही नहीं सकता। r तो मैच करेगा, तो 1 3 इज इनकरेक्ट, तो उसका आंसर सी हो गया। और अगर लास्ट ऑप्शन भी चेक करना है 1 1s, तो 1 1s तो आपका करेक्ट है, पहले ही चेक कर चुके हैं चीज़ हम लोग। 1 1s पहले ही चेक किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये करेक्ट था, तो उसका आंसर हम लोग सी रिपोर्ट कर देंगे। समझ गए? 1 3 से मैच नहीं करेगा, दैट इज द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, उसका आंसर सी हो जाएगा, बिकॉज जो एस ऑर्बिटल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाइव, तो 1 3 से मैच नहीं कर सकता, इसलिए 1 3 r अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक, देन टू द अनदर कॉम्प्रिहेंशन। अगले कॉम्प्रिहेंशन में देखो हमारे पास टोलुइन, एस्टोफिनोन, बेंजल्डिहाइड एंड फिनॉल दे रखा है, आगे कुछ रिएजेंट्स दे रखे हैं और टाइप ऑफ रिएक्शंस पूछी गई हैं, उनको 1 बाय 1 टैकल करना है। तो सबसे पहले 2 1s एसीटोफिनोन की रिएक्शन NaOH Br2 से कराना है, ठीक है। तो एसीटोफिनोन लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, तो CH3COPH, इसकी रिएक्शन NaOH Br2 से करा रहे हैं, तो दिस इज हेलो फॉर्म रिएक्शन। इट विल कन्वर्ट टू CHBr3 प्लस PHC डबल बॉन्ड O माइनस। ये 2 1s एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है, हेलो फॉर्म रिएक्शन का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला केस चेक कर रहे हैं फिनॉल की सेकेंड से रिएक्शन, तो फिनॉल के ऊपर फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन होता ही नहीं है। उसके बाद टोलुइन की रिएक्शन 4 से करा रहे हैं, तो टोलुइन पे NaOH CO2 की रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपको पता है ये भी फिनॉल की रिएक्शन होती है, कोल बेस्ड रिएक्शन। तो ये टोलुइन पे ये भी रिएक्शन वर्कआउट नहीं कर रही, क्योंकि NaOH CO2 से ऑल्दो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है, बट एक्टिवेटेड रिंग्स पे पॉसिबल है, because CO2 is not that much electrophilic in nature. And last one is given 3 4 R, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH से CO2 से कराएंगे, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, बेंजल्डिहाइड इज डीएक्टिवेटेड रिंग, तो वहाँ भी रिएक्शन फिजिबल करा पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। समझ आ गई लॉजिक? दूसरे क्वेश्चन में देखो गिवन है द करेक्ट कॉम्बिनेशन that would be different in the two different carboxylic acids. यहाँ से लिख ले रहा हूँ, this is another question. Question number 35 is given the correct combination that gives two different carboxylic acid is, तो पहले केस में दे रखा है 2 4 एंड R, तो एसिटोफोनोल की रिएक्शन NaOH CO2 से करा रहे हैं हम लोग, तो ये रिएक्शन वर्कआउट ही नहीं करेगी, क्योंकि एस्टोफिनोल इज अगेन डीएक्टिवेटेड है एक तरीके से, तो उस पर भी NaOH CO2 की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट गिवन 4 3 एंड Q, तो फिनॉल की रिएक्शन CH3CO होल ट्वाइस 2 एंड देन CH3CO के से रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम सॉरी फिनॉल की रिएक्शन अगर हम व्हाट विल से एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे, तो ये PHCO CH3 जैसा बन सकता है, बट आगे का रिएक्शन में कार्बोक्सिलेशन वाली केस पॉसिबिलिटी नहीं है, तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बन पाना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ इसकी रिएक्शन लिखे देता हूँ, अगर इन केस रिएक्शन लिखनी है तो फिनॉल की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ लिखेंगे तो शॉर्ट एंड बाउंड जैसी रिएक्शन हो सकती है, इस पर अटैक करके बाद में एक ग्रुप लीव करा देगा, PHCO CH3 इस तरह का कंपाउंड बन सकता है।
बस इसके बाद की आगे की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेंगे। इसके बाद 3,3P दे रखा है, तो बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन 3 से कराएंगे, तो ये देखो टिपिकली परकिंस रिएक्शन काम करेगी। तो डायरेक्ट समझ आना चाहिए बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन। एक बेंजोल्डिहाइड की रिएक्शन एक एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहा है, और उसी एसिड का शॉर्ट किया है बेस की तरह से, तो आपको आसानी से रिएक्शन क्लिक करेगी। दिस इज परकिंस रिएक्शन, अगर आप जल्दी पहचान पाओ तो। मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है, जिस एसिड का एनहाइड्रेट दिया होगा और उसी एसिड का सॉल्ट दे दिया जाए, तो तुरंत परकिंस रिएक्शन पहले के ऊपर क्लिक करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बना के इसके ऊपर अटैक कराएंगे, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस फॉलो करते हुए कंप्लीट रिएक्शन को लाएंगे हम लोग करके। तो उसका एक प्रोडक्ट तो बनेगा CH3COH एसिटिक एसिड, पहले स्टेप की रिएक्शन का। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH। सो 3,3 ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, पार्किंस रिएक्शन की तरह काम करेगा। तो 3,3P से हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, एक एसिटिक एसिड मिलेगा और एक सिनेमिक एसिड मिलेगा। तो उसका आंसर हम लोग सी लिखेंगे, दिस इज योर सिनेमिक एसिड। सर सिनेमिक एसिड के दो नहीं मानेंगे? मतलब एक सिस ट्रांस वाला। इतना ध्यान से देखो ना, अलग से पूछा गया, इट गिव्स 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक एसिटिक एसिड और एक सिनेमिक एसिड। तो उसमें देखो 3,3P मैच कर गया। इसके बाद 1,1S ऑप्शन दे रखा है, टॉलुइन की रिएक्शन NaOH Br2 से करा रहा है, और फिर इससे हेलो फॉर्म बोला है, तो टॉलुइन का हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो हमारा आंसर इसके हिसाब से अगर लिखेंगे तो दिस आंसर बिकम्स सी। ऑल्दो यहाँ आपकी बात सही है, हम सिनेमिक एसिड को सिस ट्रांसफॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ऑल्सो कन्फर्म्स आर थिंग। अगर आप बाई प्रोडक्ट को छोड़ दें, मेन प्रोडक्ट को 2 फॉर्म में लिखो, तो वो भी लिख सकते हैं। तो PHCH डबल बॉन्ड CHCOH एक फॉर्म ये लिख लो, और एक इसकी दूसरी फॉर्म लिख देना, तो सिस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो PHCH डबल बॉन्ड HCOH ऐसे लिख सकते हैं। These are 2 stereoisomeric form of cinnamic acid। लैंग्वेज का थोड़ा सा कंसर्न है, अगर आप चाहो तो दोनों तरीके से कंसीडर कर सकते हो। तो 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा है, तो सिनेमिक एसिड एस्टिक एसिड समझ सकते हो, या सिस ऑफ सिनेमिक एसिड एंड ट्रांस ऑफ सिनेमिक एसिड भी ले सकते हो, ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो नॉर्मली अगर 2 डिफरेंट आइसोमर दिखाया था, तो स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग एक ही नाम से कंसीडर कर लेते हैं। तो लिख सकते थे, इसलिए कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जैसे मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड होता है, वो सिस ट्रांस से ही वैरी करता है। तो अगर वैसा केस होता है, तो हम इसे डिफरेंट भी काउंट कर सकते थे, और उस नंबर से कंसीडरेशन नहीं था और कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर सी हमने कंफर्टेबली लिख लिया। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन, the only correct combination in the given reaction proceeds to free radical mechanism। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखो, आपको Br2 सनलाइट वाला केस दिख रहा है, आप इससे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसीडर कर पाओगे। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको सेकेंड वाले केस से मैच करेगी। तो आप इसका सेकेंड वाला केस चेक कर लो बस। तो या तो हमें आंसर ए चेक करना है या डी चेक करना है। तो आपको स्टार्टिंग कंपाउंड 1 और 3 चेक कर लो। तो 1 में देखो टॉलुइन दे रखा है, टॉलुइन का डोमिनेशन पॉसिबल है फ्री रेडिकल, और बेंजाडिहाइड में फ्री रेडिकल पॉसिबल नहीं है, वी गो फॉर टॉलुइन। ठीक है, हमारा आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी 1, 2 एंड आर। अगर आप इस रिएक्शन को लिखना चाहो तो ये टॉलुइन है आपका, टॉलुइन की रिएक्शन Br2 सनलाइट से कराएंगे, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, CH2Br। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो इसका आंसर हम लोग डी लिख सकते हैं, विच इज 1, 2 एंड आर। फिर से चेक कर लो, 1 इज टॉलुइन, Br2 सनलाइट से एडिशन होने के बाद सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल वर्कआउट कर रहा है, सो दैट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखना था, तो दैट्स व्हाई वी हैव थॉट अबाउट Br2 सनलाइट, और ऑप्शन ए और डी में कंपेयर करके आंसर डी में डिसाइड कर लिया। सो दिस कंप्लीट्स योर पेपर।